हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सीरीज है वो डेडिकेटेड है निम्न परीक्षाओं के लिए, आप देख सकते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्याय 6 क्या दोस्तों, अध्याय 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जो कि विशेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। और मैं चाहता हूं मेरा हर एक मित्र, आदरणीय संबंधी और उसका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे और उनकी देखभाल करें। तो मित्रों, इसी आशा के साथ मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं, जो कि सीरीज आपके सामने है, अध्याय 6 है मित्रों। अध्याय 6 सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण। तो यहाँ पर हम विशेषण डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से विशेषण को पढ़ते हैं, फिर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है, यानी कि टॉपिक हमारा विशेषण है, जिसके अंतर्गत देखेंगे विशेषण के प्रकार देखेंगे। तो विशेषण के दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा आता है मित्रों सार्वनामिक विशेषण, या इसी का नाम संकेतवाचक विशेषण, या फिर इसे हम निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। आइए हम इनके बारे में डिटेल में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात करें तो मित्रों, यहाँ पर जो क्या है संख्यावाचक विशेषण, ये आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पाया जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा आपका क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए हम इसके और आगे अंदर पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी पार्ट हैं, जो कि आप देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे तो मित्रों, यहाँ पर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके भी आपके 5 पार्ट हैं। तो देखते हैं, पहला पार्ट है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है आपका समुदायवाचक, या हम इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं, और अगला का 5वां है प्रत्येक बोधक विशेषण। आइए हम इसके और भी डिटेल में चले मित्रों। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गुणवाचक जो विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, अब गुणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो गुणवाचक में पहला मित्रों होगा पूर्णांक बोधक विशेषण, और दूसरा होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे मित्रों। तो आइए हम इधर देखते हैं। यहाँ पर आपका जो दिया गया है सेकेंड नंबर का है आपका दोस्तों, सेकेंड क्या है आपका, थर्ड आ जाता है। ये है परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आते हैं चौथे विशेषण की बात करते हैं, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका है सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसे संकेतवाचक विशेषण, या फिर हम इसे निजवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके पार्ट के बारे में अध्ययन करें। पार्ट इसका देख पा रहे होंगे, इसके 2 पार्ट हैं, यानी कि पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दोनों के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इनको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट को ध्यान देते हैं। पॉइंट में यह है कि विशेषण एक विकारी शब्द है, पॉइंट याद रखना। तो अगला पॉइंट है, अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता। क्या है? शब्दों की विशेषता, जैसे कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं मित्रों। ये रहा दूसरा पॉइंट। आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि लंबा, मोटा, पतला, 4, 10 आदि
ये क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। आइए हम ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जबकि जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। याद रखना मित्रों कि कहने का मतलब ये है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई, यानी कि कहने का मतलब जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। इसे हम आगे और बेहतर तरीके से समझते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सीता सुंदर है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो सीता है दोस्तों, सीता विशेष है, ये संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है क्या, ये विशेष है। सीता संज्ञा है, ये विशेष है दोस्तों, और सुंदर जो है ये आपका विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से इसको और भी अच्छे समझ सकते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक दोस्तों, किसकी, विशेषण की, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। आइए हम इसे भी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे, तो हम दोस्तों यहाँ पर प्रविशेषण को पढ़ेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कि इस पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और बात करें तो कह रहा है इस वाक्य में जो बहुत है, यानी कि दोस्तों जो बहुत आया है यह आपका क्या है, प्रविशेषण है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण जो शब्द हुआ है ऊंचे ऊंचे, इसकी विशेषता बता रहा है। यानी कि दोस्तों ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए यह बहुत आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो साथियों विशेषण शब्द विशेष से पूर्व यानी कि पहले भी आते हैं, यानी कि पहले भी आते हैं और दोस्तों ये बाद में भी आ जाते हैं, यानी कि विशेषण जो है शब्द के पहले भी आ जाते हैं और बाद में भी आ जाते हैं। आइए हम देखते हैं पहले जो आते हैं उनको देख लेते हैं। तो पॉइंट में हम समझेंगे कि जो हमारा पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण देखते हैं जो पहले प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा पानी डालो, यहाँ पर जो पूर्व में यानी प्रयोग हुआ है दोस्तों। और नेक्स्ट है 25 रुपए की पेन है, यह आपका पूर्व में जो विशेषण प्रयोग हुआ है वो पहले हुआ है। आइए और भी उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर पहला स्थान मेरा है और 1 मीटर कपड़ा दो, आपका यहाँ पहले प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर इसको और भी अच्छे माध्यम से समझते हैं कि उपरयुक्त मतलब जो वाक्य ऊपर हमने पढ़ा उसमें जो थोड़ा सा और 25 और पहला 1 मीटर आदि विशेषण शब्द हैं, आप इसे मूव करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब आया हुआ है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि बाद में प्रयुक्त विशेषण, ठीक है दोस्तों, अभी आपने पहले प्रयुक्त देखा, अब हम बाद में प्रयुक्त विशेषण देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यह रास्ता लंबा है, ये रास्ता है इसको लंबा बता रहा है, ये बाद में प्रयोग हुआ है। और घोड़ा कैसा है, काला है, या घोड़ा के बाद में विशेषण प्रयोग हुआ है। और रामू मोटा है, यह विशेषण बाद में प्रयोग हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। यानी कि लंबा, काला और मोटा जो हमारा उपयुक्त सेंटेंस में वाक्य में आया है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, विशेषण है। आइए हम इसे और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मित्रों ये बताया गया कि विशेषण के आइए भेद को देखें। तो भेद आपके सामने हैं जो कि 4 भेद होते हैं विशेषण के, आपने चार्ट के माध्यम से भी पढ़ा। तो आइए हम चारों माध्यम को पढ़ते हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा आपका क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथे की बारी आती है तो यह सार्वनामिक विशेषण। और दोस्तों इसका सेकंड नाम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, और इसका थर्ड नाम निजवाचक विशेषण भी होता है। सेम इसी का नाम है मित्रों, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं इसको डिटेल में पढ़ने चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ, अब हम विशेषण, पहले विशेषण है जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा
अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष को, दशा आदि का बोध हो। किसका किसका दोस्तों? जिन शब्दों से, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के किसके किसके गुण का पता चले, दोष का पता चले, दशा का पता चले, तो दोस्तों वह होता है आपका गुणवाचक विशेषण मित्रों। तो विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो इस प्रकार है। यानी कि अगर गुणवाचक विशेषणों को जो गुणवाचक विशेषण है हमारा दोस्तों, इनके कहने का मतलब है विशेषण के सभी भेदों में, हम जितने भी विशेषण पढ़ेंगे आपको सबसे ज़्यादा विशेषण के इसी में सबसे ज़्यादा आपको संख्या मिलेगी। आइए हम इन संख्या को पहले पढ़ते हैं गुणवाचक के अंतर्गत। आइए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर है दिशा। दिशा यानी कि आपका डायरेक्शन है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। जो क्या है दोस्तों, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इस प्रकार हम पढ़ते हुए चलते हैं कि जो यहाँ गुण है, जैसे कि गुण में क्या क्या आ जाता है? भला, बुरा, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल। आइए हम उचित देख लेते हैं दोस्तों। उचित है, अनुचित है, इसी के अंतर्गत है दोस्तों, गुण के अंतर्गत। सीधा है, धार्मिक है, झूठा है, दुष्ट है आदि शब्द क्या है दोस्तों? जो ये है गुणवाचक विशेषण। आइए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर है दशा को बता रहा है कि दशा में मोटा है, पतला है, सूखा है, गीला है, भारी है, गरीब है, रोगी है, स्वस्थ, गाढ़ा, घना आदि आपको जो शब्द मिलेंगे दोस्तों वह गुणवाचक दशा के अंतर्गत आएंगे। अब गुणवाचक के अंदर भी पूछेगा किस प्रकार का विशेषण है, तो आपका दशा वो ऑप्शन के अनुसार होगा दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। रंग की बात कर रहा है, तो रंग की देखें तो काला, पीला, सफ़ेद कलर जो भी मिलेगा आपका, चमकीला, धुंधला आदि जो कलर मिलेंगे दोस्तों वो आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, वो भी कलर रंग के अंतर्गत। आइए आकार को देखते हैं। तो आकार की बात करें तो दोस्तों आकार में क्या होगा? आकार बताएगा किसी चीज़ का, यानी कि गोलाकार है कि चौकोर है, त्रिकोण है, लंबा चौड़ा है, या फिर सुंदर तिरछा है, या फिर नुकीला, या आदि और भी आपके आकार में आ सकते हैं। तो मित्रों यह गुणवाचक के अंतर्गत आएगा और आकार के अंतर्गत। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बात करता है यहाँ पर काल। काल का मतलब यहाँ पर समय से है दोस्तों। नया, पुराना, सनातन, भूत और भविष्य और वर्तमान और अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी आदि। आप इन्हें याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको इस काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्थान की बात करें तो स्थान भीतर, बाहर, अंदर और है आपका ऊपर, दायां, बायां। और देखते हैं दोस्तों देशीय, पंजाबी, गुजराती, यानी कि कहीं की जो लोग होते हैं जैसे राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी आदि इस प्रकार के आपसे पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा इसे। आइए हम कुछ ध्यान देने योग्य पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट में दोस्तों ये कह रहा है कि गुणवाचक विशेषणों में, ठीक है, गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, और एक शब्द दे रहा है सा, प्रत्यय जोड़कर गुणों की में हीनता का भाव लाया जाता है। हीनता का मतलब कमी का भाव लाया जाता है। कहने का आशय यह है कि उसके गुणों में कमी आ जाती है, ठीक है, किससे? सा लगाकर। तो सा लगा दिया जाता है। तो आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। तो समझने में मोटा सा जैसे पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं सा लगा के बनाया जाता है तो उसमें कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आइए हम उदाहरण से इसे समझते हैं। तो कह रहा है कि बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है, और मोटा आदमी आ रहा है और छोटी सी ट्रेन खड़ी है। इन वाक्यों में बात करें तो जो सुंदर आया है और मोटा आया है और छोटी सी, कहने का मतलब ये जो तीनों वर्ड आए हैं, शब्द आए हैं दोस्तों, यह गुणवाचक को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी गुणवाचक होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, पढ़ेंगे अब हम दूसरे नंबर संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले कुछ इसमें पॉइंट है जिसको हम ज़रूरी समझ के याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या फिर सर्वनाम
कि संख्या क्या बोध हो। किसका दोस्तों? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा का हो या फिर सर्वनाम की संख्या का बोध हो, बोध हो दोस्तों, संख्या की जानकारी मिले, बोध हो यानी जानकारी मिले, तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 घोड़े, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें तो यहाँ कह रहा है 4 घोड़े, 4 घोड़े। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है? 10 हाथी और अनेक घोड़े आदि। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, तो फिर इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन वाक्यों में जो 4 है और 10 है, अनेक है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कुछ बात कर रहा है। यह कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं 2 प्रकार कौन कौन से हैं। आपका जो पहला प्रकार है वो आपका क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए हम इसे देख लेते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, आपको नाम से भी पता चल रहा है कि निश्चित जो संख्या का बोध कराएगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और हम देखते हैं इसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से। जैसे 1 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ आदि, यह संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए हम एक इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, जो कि नाम है इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों ये इसी का पार्ट है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण का पार्ट है, और जो कि सेकंड पार्ट। आइए हम इसे देखते हैं। यह अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम अनिश्चित है तो संख्या भी अनिश्चित बोध कराएगा। जैसे यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, कई, अनेक, सब, बहुत, आप इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने कह रहा है, इसलिए निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मित्रों क्या है? कह रहे हैं कुछ विद्वान हैं, ठीक, कह रहे हैं संख्यावाचक विशेषण को ये 3 भेद बताते हैं। ठीक, 3 भेद बताते हैं, तो आइए हम उन 3 भेद को भी देख लेते हैं। कुछ विद्वान हैं जो कि संख्यावाचक विशेषण को 3 भेद मानते हैं। सबको नहीं दोस्तों, आपको याद रखना, संख्यावाचक विशेषण को 3 भाग मानते हैं। तो चलिए 3 भेद मानते हैं किसको? संख्यावाचक को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसे तो सब मानते हैं। दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसे भी सब मानते हैं। लेकिन बात क्या है? परिमाण बोधक विशेषण यहाँ आ जाता है। क्या? परिमाण बोधक विशेषण कुछ विद्वान मान लेते हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ यहाँ पर 3 हो जाता है। तो आइए हम इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अगले विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसके अंतर्गत यह विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी आपने नाम पढ़ा, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर, किस पे आधार पर दोस्तों? आप देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक, कौन सा दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक, जो कि पहला है संख्यावाचक विशेषण का। आप कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसको हम देखेंगे कि 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। आगे कह रहा है जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये 5 प्रकार है कौन से। 5 प्रकार के नाम हम देख लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है संख्यावाचक के अंतर्गत। तो पहला है आपका क्या कि यहाँ है गणनावाचक। ठीक है, गणना। दूसरा है क्रमवाचक। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक, और चौथा है समुदायवाचक, और अगला है आपका प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण। आपने 5 को देखा, अब हम 5 को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा क्या? सबसे पहला है दोस्तों गणनावाचक विशेषण। आइए हम इसके नाम से ही समझते हैं, गणनावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, तो जो संख्यावाचक, ठीक है, कह रहा जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक, क्या है दोस्तों? पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जाते हैं, यानी गिने जा सकते हैं, उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों जिनको हम विशेषण को पूर्णांक या फिर अपूर्णांक के रूप में गिन सकते हैं, उन्हें हम गणनावाचक यानी गिनती गणनावाचक विशेषण कहते हैं। आइए हम और भी समझते हैं इसे। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं मित्रों। कितने भेद? आपको यहाँ बताया जा रहा है कि इसके भी 2 भेद होते हैं। आइए दोनों भेदों के सबसे पहले तो नाम जाने। तो नाम क्या है? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक बोधक को पढ़ते हैं। यह क्या है?
पूर्णांक बोधक में दोस्तों क्या है, ये आपका जो बता रहा है कि पूर्णांक बोधक विशेषण है। आप देखेंगे कि जो गणना क्या है दोस्तों, गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो। क्या, जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो, पूर्णांक, उन्हें ही हम पूर्णांक बोधक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों जो पूर्णांक के रूप में होगा वो पूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 4, 10 ये पूर्णांक है, तो आपका ये पूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि 25 रुपये दीजिए, 2 बैल आ रहे हैं, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसको पॉइंट से समझ लेते हैं कि उपर्युक्त यानी कि इस जो वाक्यों में, इन वाक्यों में जो 2 आया, 25 आया, पूर्णांक संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, और यही क्या होंगे, पूर्णांक बोधक विशेषण होंगे दोस्तों। आइए हम पूर्णांक को देख लिया, अब हम देखेंगे अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक विशेषण, तो दोस्तों जो गणना करने में यानी गणनावाचक विशेषण जो है पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते उन्हें हम पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आप इसको गणना नहीं कर सकते कि यानी आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई आप गणना नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह आपका अपूर्ण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आधा किलो चीनी और सवा रुपए चाहिए, 2.5 रुपए की पेन। आप इसको बता नहीं सकते कि ये पूर्णांक है, इसीलिए आपका यह क्या होगा मित्रों, यह अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्रमवाचक विशेषण। आइए क्रमवाचक विशेषण की बात करें, जो संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, जो संख्यावाचक विशेषण कह रहा है संख्या के क्रम को सूचित करे, यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण आपको मिलेंगे वो क्रम को सूचित करेंगे, तो उन्हें क्रमवाचक विशेषण हम कहेंगे। अब क्रम को कैसे सूचित करेंगे, तो आइए हम समझते हैं इसे। जैसे क्रम क्या है, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार क्रम आदि को सूचित करता है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वो कहाँ गया, और इस पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट के माध्यम से, तो कह रहा है उपर्युक्त जो वाक्य हैं हमारे सामने, जो ये तीनों वाक्य हैं, कह रहा है किसमें जो पहला और दूसरा और तीसरा व्यक्ति क्रम के को दर्शा रहा है, यानी पर क्रम को बता रहा है। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति है क्रम को दर्शा रहा है, क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ क्रमवाचक विशेषण आएगा मित्रों। आइए देखते हैं, अगला है आपका आवृत्तिवाचक। क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति नाम से ही पता चल रहा है आवृत्तिवाचक दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसे हम सही से समझते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण, दोस्तों संख्यावाचक तो रहेगा, ये तो फिक्स है क्योंकि संख्या के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे, क्या है दोस्तों, आवृत्ति, बार बार यानी आवृत्ति को सूचित करे, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आवृत्ति क्या है दोस्तों, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दुगुना, दोहरा। यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यह आपको आवृत्ति बता रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, यहाँ पर गुना बता रहा है कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। ठीक है, तो दोहरा, इस प्रकार आवृत्ति को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसका नाम देंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर मोहन तुमसे 100 गुना काम करता है, यहाँ पर गुना है, और दोस्तें देते हैं मैं उससे दूना मेहनत करूँगा। यहाँ 100 गुना और दूना क्या है, आवृत्ति को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, यह आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका समुदायवाचक। क्या है दोस्तों, अब देखते हैं समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण को पढ़ेंगे। तो समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या फिर समुदाय को बोध कराते हैं। दोस्तों ऐसा समुदायवाचक, समूहवाचक ऐसा विशेषण, मतलब कि ऐसा संख्यावाचक विशेषण जो समूह को या समुदाय को दर्शाए, बताए, बोध कराए, उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, यानी कि आप देखेंगे 2 3 तो है नहीं है दोस्तों, यहाँ पर समुदाय बना रहा है। इस प्रकार देखेंगे समूह और समुदाय का जो बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वो आपका क्या कहलाएगा, समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, कह रहा है दोनों पेड़ सूख गए, तीनों, तुम तीनों घूम आओ और चारों ने भोजन कर लिया। यहाँ पर समुदाय को, समूह को दर्शाते हुए यह दोस्तों क्या हो जाएगा, समुदायवाचक या समूहवाचक। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है प्रत्येक बोधक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण दोस्तों एक यानी कि अकेले का बोध कराए, एकल बोध कराए, अकेला बोध कराए दोस्तों, उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि अकेले का बोध कराए दोस्तों, जैसे आगे देखते हैं, कहते हैं जैसे क्या नाम है, हर एक, यहाँ पर जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, इस प्रकार के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वह मिलेंगे आपको किसमें, उसमें मिलेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण में। आइए हम इसे स्पीडली पढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके माध्यम से एग्जाम्पल के, हर एक ने अपना अपना, यानी कि हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, और एक एक करके आओ, और हर एक के घर मोबाइल है। तो मित्रों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है, यह शब्द आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या हैं, वो आपको ये इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएंगे। चलिए आप देख पा रहे हैं सब में प्रत्येक लगा हुआ है, एक एक या प्रत्येक या एक, हर एक या प्रत्येक। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनिश्चित के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या यानी कि बहुत्व का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अनेक एग्जाम्पल के माध्यम से, कई, सभी, बहुत, ढेर और सारे, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चित है दोस्तों। तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, यहाँ पर ढेर सारे जो है अनिश्चित है, आप बता नहीं सकते हैं। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं दोस्तों आप बता नहीं सकते कितने बच्चे हैं। तो अगला है कई दर्शक गण हैं। इन वाक्यों की बात करें तो जो इसमें ढेर सारे और कुछ और कई जो आदि शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे को थोड़ा सा नोट में बताया जा रहा है दोस्तों कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले, जो पूर्णांक बोधक विशेषण हो उनके पहले कुछ शब्द लगा दिए जाते हैं, जैसे लगभग, करीब, और बाद में ओ लगा दिया जाता है। तो कह रहे हैं ओ वाला जो प्रत्यय, इन सब को लगा देने से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, बदल जाता है दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर 3 वर्ड को लगा दिया जाता है, लगभग को, करीब को, इसको दोस्तों लगभग को और करीब को यहाँ पर लगा दिया जाता है। करीब, इसको दोस्तों ओ को बाद में लगाया जाता है, इसको पहले लगाया जाता है। इस प्रकार यह निश्चित से अनिश्चित में बदल जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल में क्या है मित्रों, एग्जाम्पल में यह कह रहा है कि लगभग 40 लोग थे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं पहले, यह क्या है, ये आपका ये क्या है, अनिश्चित है दोस्तों। क्या है, अनिश्चित है, यानी कि निश्चित के साथ जो आ गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पूर्व बोधक जो है विशेषण के पहले आ जाता है। जो कि ये शब्द आ जाएं तो प्रत्यय लगा देते हैं ओ, तो निश्चित संख्या विशेषण रहता है, लेकिन ये अनिश्चित में बदल जाता है। अभी बात करें तो यहाँ पर जो 40 है, 100 है और सैकड़ों लोग यानी कि जो 100 लोग हैं, अगर सैकड़ा लिखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों में ओ लगा दिया गया है प्रत्यय। तो इस प्रकार ये अभी तो निश्चित है, लेकिन इसके आगे जो लगभग, करीब और
ओ लगा देने पर यहाँ पर जो मात्रा सैकड़ों में लग गई है, इस प्रकार यह निश्चित से अनिश्चित में बदल जाएगा। और कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बना जाते हैं। एक नोट और बताया गया, इस नोट को समझ लेते हैं। कह रहा है कि कभी कभी, ठीक है, वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द आ जाते हैं तो एक साथ आकर अनिश्चित बोधक को यानी बना देते हैं, उसको अनिश्चित वाचक विशेषण बना देते हैं। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 और 4 है, ठीक है। अगर अलग अलग देखेंगे तो ये आपका निश्चित है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये अनिश्चितता का बोध करा देंगे। 2-4 लोग आए थे, इसी प्रकार 50-60 लोग बचे हैं, इसी प्रकार 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर हम इसको अलग अलग करते हैं 50 और 60 को तो ये निश्चित हो जाएगा, 2 और 4 को तो ये निश्चित हो जाएगा मित्रों। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं तो ये निश्चित होगा, लेकिन एक साथ जब हम लिख रहे हैं तो यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक विशेषण होगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का विशेषण जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण या फिर परिमाण बोधक विशेषण। कुछ पॉइंट को देखते हैं तो फिर हम इसको पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, या फिर माप तौल, या तो दोस्तों उसकी मात्रा का पता चले या फिर माप तौल नाप का पता चले, बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण या फिर परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं। कह रहे हैं कि मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मेरे सूट 3.5 मीटर हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है यह परिमाण को आपको दिखा रहा है, यहाँ पर नाप तौल को दिखा रहा है दोस्तों, माप तौल को दर्शा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। आइए हम इसके अंतर चलते हैं। तो अंदर दोस्तों क्या कह रहा है पॉइंट में कि यह भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार कौन से हैं, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे हम। सबसे पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिन विशेषणों शब्दों में, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, ठीक है, मात्रा का हो लेकिन निश्चित मात्रा का बोध हो तो उसे हम निश्चित वाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया। यहाँ पर माप तौल का पता तो चल रहा है मित्रों, पता चल रहा है 4 किलो, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे, बाजार से 1 तोला हींग लेते आना। तो देखो यहाँ पर जो हींग बता रहा है मेरे साथियों, ये हींग है आपका क्या, ये हींग आपका क्या कह रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है। तो निश्चित है लेकिन परिमाण यानी माप तौल है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा मित्रों। चलिए आइए हम 1, 2, 3 और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल पे मैं यही कह रहा है कि 4 लीटर दूध है दोस्तों। कह रहा गाय ने 4 लीटर दूध दिया, 4 मीटर कपड़ा, यानी कि मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा है, मेरे पास 4 गज ज़मीन है। आप देखेंगे कि यहाँ जो 4 मीटर 4 लीटर 4 मीटर और 4 गज यहाँ पर है, कहीं ना कहीं आपको निश्चित संख्या का बोध करा रहा है और साथ में परिमाण का भी बोध करा रहा है। इसलिए यह है आपका निश्चित संख्यावाचक जो परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध ना हो मित्रों, वहाँ पर होता था यहाँ पर नहीं होगा, उसे ही हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि गिलास में थोड़ा दूध है और थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो आप देखेंगे कि थोड़ा को आप निश्चित नहीं कर सकते, तो यह अनिश्चित है। इस प्रकार हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आइए हम नोट से कुछ विशेष रूप देख लेते हैं इसका।
तो नोट में क्या बताया गया है, कह रहा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। कह रहा है इसके पहले, ठीक, लगभग, करीब, ओ प्रत्यय है। ओ प्रत्यय है दोस्तों, लगभग नहीं है, ये दोनों प्रत्यय नहीं है। तो ओ प्रत्यय लगाने से जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो अनिश्चित में बदल जाते हैं दोस्तों। जो आपने पीछे पढ़ा बिल्कुल सेम वही है, बस आप देखते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, और नेक्स्ट कह रहा है मेरे सूट लगभग 4 मीटर कपड़ा होगा, मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा होगा, और मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। और यहाँ कह रहा है सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, और यहाँ देखेंगे सैकड़ा में ओ लगा है, प्रत्यय है मित्रों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार यह निश्चित से अनिश्चित बन जा रहा है, हम उसे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस प्रकार हम देखेंगे, जो कह रहा है यहाँ 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 लीटर है, यह निश्चित है, और 4 मीटर यह निश्चित है, और क्या है 50 ये भी आपका निश्चित है दोस्तों। और यहाँ जो सैकड़ा आएगा, सैकड़ा ओ न लगा हो तो ये भी निश्चित है। लेकिन दोस्तों बात क्या है, इसके आगे कुछ शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, और इन शब्दों की वजह से मित्रों यह आपका अनिश्चितता का बोध करा दे रहा है। यहाँ पर ओ लगाया गया है, अनिश्चितता का बोध। इस प्रकार हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, इसे हम रखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथे नंबर का विशेषण, जिसका नाम है निजवाचक, संकेतवाचक, या फिर इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। इसके 3 नाम हैं मित्रों, याद रखना, तीनों आपको याद रखना होगा। आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पुरुषवाचक, ठीक, और निजवाचक सर्वनाम, 2 चीज़ों की बात कर रहा है। एक तो पुरुषवाचक जो आपने पढ़ा, और निजवाचक जो दोनों सर्वनाम आपने पढ़ा, ठीक है। कह रहा है अब इसके शब्द क्या क्या हैं देख लेते हैं। आप आ जाता है इसमें, अपना आता है, अपने आता है, आप आता है, और भी हैं। कह रहे हैं इन शब्दों को छोड़कर, ठीक है, इनको हमने छोड़ दिया, अन्य सभी सर्वनाम, कह रहा है इनको छोड़ दो, और जो भी सर्वनाम आते हैं संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, कह रहा पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर अन्य सभी जो सर्वनाम आएंगे संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बना देंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। कह रहा है यहाँ पर वह गाय सुंदर है, क्या है, वह गाय सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है, इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वह गाय सुंदर है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कोई व्यक्ति आया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ दिया गया है, और जो भी संज्ञा के आगे आए हैं, अब संज्ञा की बात करते हैं मित्रों, तो संज्ञा आपके सामने है, जो कि यहाँ पर गाय है, क्या है, गाय है, और लड़के हैं, और आदमी है, और व्यक्ति है। और ये इस प्रकार कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या, संज्ञा सर्वनाम के आगे लग के, ठीक है, ये सब आपके आगे लग रहे हैं, देख पा रहे होंगे, लग के संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बना देते हैं। तो अब हम इनको क्या कहेंगे, यह कहेंगे दोस्तों, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। हम देख लेते हैं कि कौन से भेद होते हैं। पहला मित्रों मिल जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा मिल जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आइए हम मौलिक मूल से संबंधित है, यौगिक योग से संबंधित, तो देखते हैं इसके नाम से, और इसका हम देखते हैं किस प्रकार है, पढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। जो सर्वनाम, आप सर्वनाम पढ़े हैं,
तो जो सर्वनाम ये कह रहा है कि बिना रूपांतर के, यानी कि बदलाव के, संज्ञा के पहले, किसके पहले, संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि संज्ञा के पहले प्रयोग हो लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग हो, उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आइए ना समझ में आया तो आइए उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि बिना रूपांतरण यानी बिना बदलाव के, बिना रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यह है, वह है, कोई है, कुछ है, ये सब क्या है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। देख पा रहे होंगे, वह है, यह है, कोई है, कुछ है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, कह रहा है कि यह भी जो संज्ञा के पहले आ जाते हैं, और देखते रहे यहाँ संज्ञा के पहले आया है, ठीक है। और यह किस प्रकार यूज हुए हैं, यह संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। आप देख रहे हैं, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यह घर सुंदर है, कोई लड़की खाना बना दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ जो एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं, एक पॉइंट के माध्यम से। कह रहा है उपयुक्त वाक्य, यानी कि ये सब जो वाक्य हैं, इस वाक्य में जो वह आया है, यह आया है और कोई और कुछ आया है, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है जैसा हमने बताया, और यह आपके सामने है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब दोस्तों देखते हैं, जो सर्वनाम की बात कर रहा है, किसी प्रत्यय, आपने प्रत्यय पढ़ा जो पीछे लगता है, प्रत्यय के योग से बने हों, ठीक है, प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हों। अब बने तो हों प्रत्यय से, लेकिन विशेषता किसकी बताएं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे यौगिक प्रत्यय होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सॉरी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रत्यय से किस प्रकार बने हैं। तो दोस्तों ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि भी शब्द आपको मिलेंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो सब में पीछे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार यह इसके अंतर्गत आएगा। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। कह रहा है ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हैं, कितने आदमी थे, जैसा 10 देश वैसा वेश, कितने आदमी थे। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर जो उपयुक्त वाक्य पढ़े हैं आपने, उसमें जो कैसा और ऐसा, कितने, जैसा, ये पढ़ा आपने, यह यौगिक है दोस्तों, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। याद रखना मित्रों, यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है तो दोस्तों थोड़ा सा कुछ आप पढ़ेंगे, आपने सबके बारे में पढ़ा, विशेषण के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके अंतर्गत विशेषण पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो इसमें अंतर देख लेते हैं। कह रहा है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आखिर अंतर क्या होता है। कह रहे हैं जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, कह रहे हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो सभी को पता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा की जगह पे किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले, ठीक, संज्ञा हो या फिर संज्ञा हो, संज्ञा के पहले आए या संज्ञा के बाद में आए, और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। किसके रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वह सुंदर है और वह गाय है, ठीक है, वह गाय सुंदर है। आप देखेंगे वह सुंदर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रयोग हुआ है, देख पा रहे होंगे कि वह गाय सुंदर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो विशेषण है देख पा रहे होंगे, तो विशेषण आपका इसमें प्रयोग हुआ है, इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुंदर जो बाद में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है बाद में और पहले, यानी कि दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, सीधी सी बात यह है कि आपका यह है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों,
ये बाद में भी प्रयोग हो सकता है और पहले भी हो सकता है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, पहले वाक्य सुंदर है, ठीक है, हम उसी को पढ़ते हैं। उसमें बताया गया है कि वो पहला वाक्य जो है सुंदर है। इसमें क्या हुआ है, इसमें वह शब्द सर्वनाम है, ठीक है, आप देख लीजिए, जो वह दिया गया है यह सर्वनाम है। और जो दूसरा वाक्य है, क्योंकि दोस्तों इसको समझ लेते हैं, क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, ठीक है, जो वह आया है ये वाला, ये एक संज्ञा के स्थान पर आया है। और पहले वाक्य में जो वह सुंदर है, इसमें वह शब्द संज्ञा के स्थान पर आया, क्योंकि आप देखते हैं सर्वनाम है और संज्ञा के स्थान पर यूज किया गया है। और दूसरा क्या, जबकि दूसरे वाक्य में हम इस वाक्य की बात करें तो वह गाय सुंदर है, इस वाक्य में जो वह आया है शब्द सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। इसका कारण क्या है कि इस वाक्य में वह जो है शब्द संज्ञा यानी कि गाय, संज्ञा यानी कि गाय, और गाय के आगे लगभग उसकी गाय विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, मतलब गाय के आगे लगा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे विशेषता बता रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार इसका अंतर आपने समझा। आइए हम समझते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषता, मिनी विशेषण में अंतर क्या है, कि परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषता में मिनी विशेषण में अंतर। आइए देखते हैं, जिन वस्तुओं में 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में गिना नहीं जा सकता, किंतु उन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं। जिनको हम गिन नहीं सकते, माप तौल कर सकते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, मेरे पास थोड़ा दूध है। अब थोड़ा दूध आप क्या कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, तो गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो तौल सकते हैं, तौल सकते हैं तो इसे तौल माप सकते हैं, इसे परिमाणवाचक विशेषण हम कहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस वाक्य में कह रहा है थोड़ा जो है मात्रा है और माप तौल के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसी ऊपर वाले की बात कर रहा है, और यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 की तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरे पास एक पेन है, हम इसे गिन सकते हैं, इसलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आइए हम, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर यूपी SSSC में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषण की अवस्था से। तो आइए देखते हैं किसकी अवस्था क्या है। तो तुलना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जो आपके सामने निम्नलिखित है। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, तीसरी अवस्था उत्तमावस्था। और देख पा रहे होंगे, कह रहा है इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम या ज़्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी किसी चीज़ का कम है कि ज़्यादा है, अध्ययन करते हैं तुलना के माध्यम से। तो आइए हम सबसे पहले हम पहला देखते हैं मूलावस्था। आपने इसको इंग्लिश में भी पढ़ा होगा दोस्तों कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें दोस्तों उसमें देखा जाता है कि उसमें भी मूलावस्था मतलब मूल से है दोस्तों। मूलावस्था में जो विशेषण शब्द होते हैं, शब्दों का किसी अन्य से तुलना ही नहीं होता और नहीं कराया जाता, बल्कि किया क्या जाता है, वह विशेषण शब्द अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी में रहता है, अर्थात अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। दोस्तों मूलावस्था यानी कि मूल मतलब जड़, यह अपनी अवस्था में ही रहता है। तो अपनी अवस्था क्या है, जो इसका मूल अवस्था है उसी में रहता है, उसी में अपनी विशेषता को प्रकट करता है। जैसे तो आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पर सुंदर है, चतुर है, बलवान है और बुद्धिमान है। इस मूलावस्था में दोस्तों किसी से तुलना नहीं होता। आइए देखते हैं, इस उदाहरण समझते हैं कि यहाँ कह रहा है पूजा सुंदर लड़की है और अरविंद बुद्धिमान लड़का है और खली बलवान है। आप यहाँ तीनों को देखेंगे
तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह तीनों किसी से कोई तुलना नहीं हो रहा है, यहाँ पर मूल अवस्था में विद्यमान है, इसलिए हम इसे मूलावस्था कहेंगे, बिना परिवर्तन। आइए उत्तरावस्था, जो कि इंग्लिश में देखते हैं तो यह है कंपैरेटिव डिग्री पर आ जाता है, जिसमें वहाँ पर क्या लगाते हैं, IR या फिर क्या IR लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में देखेंगे। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, क्या है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों को, किसको, गुणों को, दोषों को, गुण को, दोषों को की तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना की जाती है, एवं उनमें से किसी एक के गुण को या फिर दोष को दूसरे से कम ज़्यादा बताया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी दो लोग इसमें होते हैं, किसी के गुण को किसी से तुलना कर दिया जाता है। और इसमें याद रखना दोस्तों, बिना दो लोगों के काम नहीं होगा, यहाँ दो लोग होंगे तभी तुलना होगा, तुलना हमेशा दो लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है, पहचान के लिए उत्तरावस्था में तत्सम शब्दों में तर का प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें दोस्तों तर प्रत्यय मिलेगा आपको, ठीक है, तो तर से आप पहचान जाएंगे। और आगे देखेंगे तो इसमें अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान, अधिक शब्द भी मिलेगा आपको। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। देखा आपने, यहाँ पर अरविंद भी है और गोपाल भी है, और अरविंद से गोपाल की तुलना की जा रही है। अरविंद और गोपाल की तुलना करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरविंद अधिक गोपाल से बुद्धिमान है। चलिए, तो कविता सविता से अधिक सुंदर है, यहाँ पर भी दो, उसी कंडीशन में दो लोगों से सुंदर, यानी कि बताया गया है तुलना, कविता सुंदर है सविता से, इस प्रकार यहाँ पर तुलना हो रहा है। अधिक भी आएगा और तर भी आ सकता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इसे एग्जाम्पल के तौर पे। आइए हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था यानी कि आपका लास्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था में क्या होता है, दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। क्या, दो से व्यक्ति अधिक होते हैं। यह वस्तुओं के गुणों या फिर गुण को या दोषों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दो नहीं होते हैं, दो से अधिक हो जाते हैं दोस्तों। और इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बना दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें सबसे अधिक, इससे अधिक कोई नहीं, उच्चतम बात की जाती है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो अधिकतम मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा, निकृष्टतम मिलेगा आपको मिलेगा, और सबसे कम मिलेगा। यानी कि आपको इसमें देखेंगे तो तम और सबसे अधिक और सबसे अच्छा, निकृष्टतम, मतलब इससे अच्छा, और इससे मतलब कि कहने का मतलब ये है सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, निकृष्टतम, अधिकतम, यहाँ पर तम का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, तम का। चलिए, तो आइए देखते हैं, हम इसे समझते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कह रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे अधिक का प्रयोग किया गया है। मेरी कक्षा में सबसे अधिक बलवान, मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। आपने देखा यहाँ जो सबसे अधिक का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। ये कौन खिलाड़ी अच्छा है, धोनी है। कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है धोनी। तो देख रहे पा रहे हैं, सब में सबसे अधिक सबसे अच्छा लगाया गया है। और नोट में कुछ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और क्या कह रहा है, निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य की नहीं होती। सीधी सी बात ये कह रहा है दोस्तों, कहने का इसका आशय ये है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है, इन्हीं की ही आपको तुलनात्मक डिग्रियां मिलेगी, तुलनात्मक अवस्थाएं मिलेगी। और आप देखेंगे और जो विशेषण में और नहीं मिलेंगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, वीडियो वाला लंबा हो रहा है। नेक्स्ट जो आगे हम कवर करेंगे इसमें, तो विशेषण के तीनों अवस्थाओं का रूप कुछ इस प्रकार
बदलते हैं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मूलावस्था दिया गया है और यहाँ पर उत्तरावस्था दिया गया, उत्तमावस्था दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि मूलावस्था इसका क्या है और इसका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये है अपने मूल अवस्था में है, न्यून है, और तर लगाएंगे न्यूनतर हो जाएगा और तम लगा दें न्यूनतम हो जाएगा। इस प्रकार आप देखें लघु में लघुत्तर हो जाएगा, लघुतम हो जाएगा। इस प्रकार निम्न है अपनी मूल अवस्था में, निम्नतर तर लगा के इसको बना दिया उत्तरावस्था में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ उत्तरा, यहाँ तर ऐसे ही आ रहा है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं उत्तरावस्था में तर लगता है। और उच्चतर, उच्च है अपने मूल अवस्था में, उच्चतर ये हो जाएगा आपका उत्तरावस्था और उच्चतम तम लग जाएगा मूल अवस्था। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कठोर है और गुरु है, महत है, तीव्र है, विशाल है। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और क्या है, उत्कृष्ट है, सुंदर है, मधुर है, अच्छी है। और देखेंगे यहाँ पर सब में तर लगा है, लेकिन यहाँ पर अधिक अच्छी है फ्रेंड्स। और आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया है सबसे अच्छी। दोस्तों क्या, सबसे अच्छी। तो इस प्रकार भी यहाँ पर यूज किया गया। चतुर है, अधिक चतुर है, सबसे अधिक चतुर। आइए देखते हैं बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिक लगता है और इसमें सबसे लग जाता है, तो याद रखना सबसे क्या है, सबसे अधिक बुद्धिमान। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। जो इसमें होगा दोस्तों सबसे अधिक होगा, इसमें दो लोगों की तुलना होगी और इसमें मूल अवस्था कोई तुलना नहीं, बिल्कुल मूल अवस्था प्रारंभिक अवस्था में होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी करिएगा। यदि इम्प्रूव की ज़रूरत है तो बताइएगा दोस्तों, हम और भी बेहतर आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।